आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ शिक्षा व बाल मनोविज्ञान पर, क्योंकि बहुत से बच्चों की मांग है कि मैडम जी आप जो है शिक्षा मनोविज्ञान या शिक्षण अभिरुचि के बारे में कुछ ऐसा वीडियो डालिए जो CTET में और बीएड में या और भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें भी पूछा जाता है शिक्षण अभिरुचि से और बाल शिक्षा मनोविज्ञान से। तो आप उसका वीडियो डालिए, ठीक है। तो आज मैं शिक्षा व बाल मनोविज्ञान के जो सारांश हैं तो उसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। आप देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है इस वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तो मतलब इससे बाहर तो प्रश्न आपको नहीं आएंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला है, आप सभी को पता होगा शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा तो आपको सभी को पता होगा। शिक्षा को एंग्लो भाषा में एजुकेशन कहते हैं। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडकेटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है शिक्षित करना, ठीक है। तो ये तो सभी को पता है। शिक्षा जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करने की प्रक्रिया है। एजुकेशन शब्द का प्रयोग व्यक्ति या बालक की आंतरिक शक्तियों की बाहर की ओर प्रकट करने अथवा विकसित करने की क्रिया के लिए किया जाता है, ठीक है। तो अब पढ़िए। और मनोविज्ञान के बारे में बता देती हूँ। मनोविज्ञान की वह शाखा जो शिक्षा संबंधी समस्याओं का विवेचन, विश्लेषण व समाधान करे, उसको क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। यह जन्म से वृद्धावस्था तक व्यक्ति के सीखने के अनुभवों व वर्णन का व्याख्या करती है, ठीक है। और मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति हुई थी, कब हुई थी? सन 1900 ईस्वी में मानी जाती है। आप देखिए, अब जैसे जेम्स ड्रेवर, इनके कथनानुसार इन्होंने क्या कहा है? शिक्षा मनोविज्ञान प्रयुक्त मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक नियमों एवं परिणामों के उपयोग से तथा साथ ही साथ शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन करती है। ये किसके लाइन है? जेम्स ड्रेवर ने कहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। दूसरी लाइन है इनकी, माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना ही वंशानुक्रम है। जेम्स ड्रेवर के कथन है। मनोविज्ञान, तीसरा है इनका, मनोविज्ञान एक महत्वपूर्ण कारक है। हम मनोविज्ञान की सहायता लिए बिना शिक्षा की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। और विलियम जेम्स के अनुसार देखिए, इन्होंने क्या कहा है? चेतना का मुख्य उद्देश्य हमारे जीवन को सुरक्षा प्रदान करना, अतः शरीर के विभिन्न अंगों पर पड़ने वाले चेतना के प्रभावों का अध्ययन ही मनोविज्ञान का विशिष्ट क्षेत्र होना चाहिए, न कि केवल चेतना का अध्ययन होना चाहिए। ये विलियम जेम्स के लाइन है। कोल शेनिक, ऐसे विकल्पों में दे दिया जाता है ये किसकी लाइन है या किसके कथनानुसार है, तो विकल्प से छांट के जो है वहाँ टिक करना होता है, लेकिन पहले आपको पता होगा तब ना आप सही टिक कर पाओगे। अब कोल सैनिक के अनुसार क्या है? मूल प्रवृत्तियों से उत्पन्न व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। अब इनकी दूसरी लाइन क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों और अनुसंधान का शिक्षा में प्रयोग है। कुंठा उस आवश्यकता की पूर्ति या लक्ष्य की प्राप्ति में निष्फल होने की भावना है जिसे व्यक्ति महत्वपूर्ण समझता है। तीसरी लाइन इनकी है, वर्तमान संदर्भ में शिक्षा का अर्थ है उठाना, मतलब नेतृत्व देना, शिक्षण की कला, बालक की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। ये सब कोल सैनिक की लाइन है। अब कोल सैनिक की ये लाइन है अगली, वह हर बच्चा जो अपने आयु स्तर के बच्चों से किसी योग्यता से अधिक हो और जो हमारे समाज के लिए कुछ महत्वपूर्ण नई देन है। अगली लाइन इनकी है, बुद्धि कोई क्षमता या योग्यता नहीं या एक शक्ति नहीं जो सब परिस्थितियों में समान रूप से कार्य करती है, वरन विभिन्न योग्यताओं का योग है। क्या है? वरन विभिन्न योग्यताओं का योग है। और काल्सनिक का एक और है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों और अनुसंधान का शिक्षा में प्रयोग है। ये भी इनकी लाइन है, ठीक है। आगे है ई वाटसन क्या कहते हैं? मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चयात्मक विज्ञान है। मुझे एक बालक दे दो, आप जो चाहें मैं उसे बना दूंगा। हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है।
अगली लाइन है ई वाटसन कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं। सामाजिकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालकों को समाज के उपयोगी प्रौढ़ बनाने में सहायता उपलब्ध होती है। ई वाटसन की अगली लाइन है बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। ये भी ई वाटसन के अनुसार था। अब मैकडूगल क्या कह रहे हैं देखिए। मैकडूगल का कथन है अभिप्रेरणा वे शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। जीवित प्राणियों के व्यवहार का विधायक विज्ञान मनोविज्ञान है। अनुकरण अगली लाइन है अनुकरण प्रेरणा तथा प्रतिक्रिया के बीच वह संबंध है जिसमें प्रतिक्रिया प्रेरणा उत्पन्न करती है या उससे मिलती जुलती होती है। ये मैकडूगल की लाइन है। ठीक है, आगे चलते हैं। C.E. स्किनर की लाइन। C.E. स्किनर की लाइन है शिक्षा मनोविज्ञान उन अनुसंधानों को शैक्षिक परिस्थितियों में प्रयोग करता है। कहाँ प्रयोग करता है? शैक्षिक परिस्थितियों में प्रयोग करता है जो शैक्षिक परिस्थितियों में मानव तथा प्राणियों से संबंधित है। मानव तथा प्राणियों से संबंधित है। अगला है इनकी लाइन, अगली लाइन है शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ाने व सीखने से है। अगली लाइन है मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। C. स्किनर की अगली परिभाषा है व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। अगली परिभाषा है संपूर्ण व्यक्ति का प्रत्येक पहलू जो मापन योग्य है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अंश है। ये सब लाइन किसकी है? C. स्किनर की। ठीक है, अगली लाइन है इनकी शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान एवं प्रविधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया को अधिक अच्छी तरह से समझने तथा अधिक निपुणता से निर्धारित करने से संबंधित हैं। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। सीखने में प्रतिदिन उतार चढ़ाव होता है पर सीखने वालों की सामान्य प्रगति एक निश्चित दिशा में होती है। अगली परिभाषा विप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। अगली परिभाषा व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। अगली परिभाषा है बालकों में शारीरिक कार्य करने की क्षमता अधिक होती है जबकि बालिकाओं में स्मृति की योग्यता अधिक होती है। ठीक है, अब अगली परिभाषा देखते हैं हम क्रो एंड क्रो का। ठीक है, क्रो एंड क्रो के बारे में देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन व व्याख्या करता है। ये किसकी लाइन है? क्रो एंड क्रो की है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है। अगली परिभाषा है इनकी अभिरुचि वह अभिप्रेरक शक्ति है जो हमें किसी विशिष्ट व्यक्ति वस्तु या क्रिया पर ध्यान देने के लिए बाध्य करती है। ये परिभाषा भी क्रो एंड क्रो की है। अगली परिभाषा क्रो एंड क्रो की है प्रेरक व्यक्ति को उस क्रिया को चुनने में सहायता देते हैं जिसे करने की उसकी इच्छा होती है। अगली परिभाषा इनकी है संवेग एक भावनात्मक अनुभव है जो व्यक्ति के आंतरिक सामान्यीकृत समायोजन तथा मानसिक व शारीरिक क्रिया वैज्ञानिक दशा के साथ होते हैं तथा प्रकट व्यवहार में अभिव्यक्त होते हैं। ठीक है, क्रो एंड क्रो की अगली परिभाषा है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। अगली परिभाषा सीखना आदतों ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। शिक्षा जीवन का अंग है। ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति ही अधिगम है। ठीक है, अब वुडवर्थ जी क्या कह रहे हैं? वुडवर्थ की परिभाषा है अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह भाग है जो किसी निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। अब वुडवर्थ की अगली परिभाषा नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया को अधिगम की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी वुडवर्थ की परिभाषा फिर पढ़ूंगी।
वंशानुक्रम में वे भी सभी बातें आ जाती है जो जीवन को आरंभ करते समय, जन्म के समय नहीं वरन गर्भाधान के समय, जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित थी। ये वुडवर्थ जी के अनुसार है। वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। ये भी वुडवर्थ का कथन है। अगली परिभाषा इनकी, जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण कर रखना ही स्मृति है। अगली लाइन है इनकी, नई बातों को सीखना पुरानी बातों में बाधा डालता है और पुरानी बातों को याद करना नई बातों के सीखने में बाधा डालता है। अगली लाइन है, अंतर्दृष्टि कभी पूर्व दृष्टि और कभी पश्चात दृष्टि होती है। नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण है। अब गेट्स के अनुसार क्या है? गेट्स के अनुसार क्या है? सामंजस्य या समायोजन। सामंजस्य या समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के बीच संतुलित संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। गेट्स की अगली लाइन है, तनाव असंतुलन की दशा है जो प्राणी को अपने उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। गेट्स की अगली लाइन है, सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। ठीक है। अब गुड की परिभाषा क्या है? गुड, कुंठा का आशय किसी इच्छा या आवश्यकता में बाधा पड़ने से उत्पन्न होने वाला संवेगात्मक तनाव से है। क्रिया को उत्तेजित करने, जारी रखने और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया को प्रेरणा कहते हैं। सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित और तत्कालिक ज्ञान है। ठीक है। अगली परिभाषा है डगलस व हॉलैंड की। डगलस व हॉलैंड की क्या है? संघर्ष का अर्थ विरोध और विपरीत इच्छाओं में तनाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली कष्टदायक संवेगात्मक दशा से होता है। एक व्यक्ति के वंशानुक्रम में वे सब शारीरिक बनावटें, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं या क्षमताएं सम्मिलित रहती हैं जिनको वह अपने माता पिता, अन्य पूर्वजों या प्रजाति से प्राप्त करता है। डगलस की अगली लाइन है, वातावरण शब्द का प्रयोग उन सब बाह्य शक्तियों, प्रभावी और दशाओं को सामूहिक रूप से वर्णन करने के लिए किया जाता है जो जीवित प्राणियों के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, बुद्धि, विकास और परिपक्वता पर प्रभाव डालते हैं। अगली लाइन है, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु शिक्षा की प्रक्रियाओं में भाग लेने वाले व्यक्ति की प्रकृति, मानसिक जीवन और व्यवहार है। ये सब डगलस की लाइन थी। अब रायबर्न की लाइन है, देखिए, स्थानांतरण निश्चित परिस्थितियों में निश्चित मात्रा में हो सकता है। बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करती है। ठीक है। अगली लाइन है इनकी, सहानुभूति का अर्थ है दूसरों के द्वारा व्यक्त किए जाने वाले किसी संवेग की हम में उत्पत्ति। अगली लाइन है, अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। अनुकरण दूसरे व्यक्ति की बाह्य व्यवहार की नकल है। ठीक है। आगे चलते हैं। अगली लाइन है इनकी है अगली लाइन, ये देखते हैं, हरलाक की। ठीक है, नहीं, पहले रॉश की है, पहले रॉश की पढ़ेंगे हम। रास की लाइन है, रास की परिभाषा है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। दूसरी लाइन है, अवधान विचार द्वारा किसी वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से उपस्थित करने की प्रक्रिया है। रास की लाइन है, बिना स्केल की एक उपयुक्त आलोचना यह है कि या तो बालक हम सब प्रश्नों का उत्तर देकर सफल हो या एक भी प्रश्न का उत्तर न दे सकने के कारण असफल हो। अगली लाइन है, मानसिक व शारीरिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अब हरलाक के अनुसार क्या है? हरलाक क्या कह रहे हैं देखना है। गिराश का हो गया। सामाजिक विकास का अर्थ उस योजना का अर्जन करना है जिसके द्वारा सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुसार व्यवहार किया जा सके। विकास लयात्मक होता है, नियमित नहीं। जेम्स का क्या है? अनुकरण और आविष्कार ही दो साधन हैं जिनकी सहायता से मानव जाति ने अपना ऐतिहासिक विकास किया है। ठीक है, जिनकी सहायता से
मानव जाति ने अपना ऐतिहासिक विकास किया है। इनकी अगली परिभाषा, स्मृति उस घटना या तथ्य का ज्ञान है जिसके बारे में हमने कुछ समय तक नहीं सोचा है, परंतु जिसके बारे में हमको यह चेतना है कि हम उसका पहले विचार या अनुभव कर चुके हैं। जेम्स की लाइन। अब J.P. गिलफोर्ड का क्या कहना है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। व्यवहार के कारण व्यवहार ही परिवर्तन ही अधिगम है। अगली लाइन है, किसी बात को भली भांति याद रखने के लिए अच्छी तरह सीख लेना आधी से अधिक लड़ाई जीत लेना होता है। अगली लाइन है, विप्रेरणा कोई विशेष आंतरिक कारक या दशा है जिसमें क्रिया को आरंभ करने तथा उसे सतत बनाए रखने की प्रवृत्ति है। ठीक है। मुनरो की क्या है लाइन, मुनरो जी की है, विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। दूसरी लाइन इनका, शिक्षा क्रम के अंतर्गत वे समस्त अनुभव आते हैं जिन्हें विद्यालय शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रयोग में लाता है। ठीक है। अब बीबे और हंट की क्या है, व्यक्ति की सभी विशेषताएं कुछ सीमा तक आनुवांशिक और वातावरणीय कारकों से प्रभावित होती है। दूसरी लाइन है, किशोरावस्था की विशेषताओं को व्यक्त करने वाला शब्द है। परिवर्तन सामाजिक, शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक होते हैं। ठीक है। जॉन ड्यूक का क्या है, शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिनके द्वारा वह अपने वातावरण पर नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त करता है। ठीक है। J.M. स्टीफन का क्या है, J.M. स्टीफन की लाइन है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। ठीक है। C.H. जुड़ का क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर परिपक्वावस्था तथा विभिन्न परिस्थितियों में गुजरते हुए व्यक्तियों में होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या करता है। स्टाउट की लाइन है, मनोविज्ञान द्वारा शिक्षा सिद्धांत को दिया जाने वाला मुख्य सिद्धांत यह है कि नवीन ज्ञान का विकास पूर्व ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। ठीक है। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।